रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं भैया, अब आप समझ लें अच्छे से, क्लियर, जिसको हम बार बार बहुत बार इस वर्ड को अपन सुन चुके हैं, क्लियर। रिसर्च प्रॉब्लम क्या चीज होती है? मैंने कहा आपको कि जनरली आपको किसी भी चीज के ऊपर आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपको रिसर्च स्टडी करनी है, तो उससे जस्ट पहले जनरली आप क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। इमेजिन करते हैं कि यार किस तरीके से होगा। सपोज मुझे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, तो मुझे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के दिमाग में पिक्चर होती है ना, कॉलेज की पिक्चर होती है कि वहां पर मैं जाऊंगा, स्टडी करूंगा, क्लियर। तो यहाँ पे दो वर्ड के बारे में मैं लेते हुए चलूंगा आपको, क्लियर, कि रिसर्च। आप अगर कुछ नोट भी करना, आगे स्लाइड चला देता हूं, आप देख लें। क्लियर। रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने दिमाग में थिंक किया है, कि कोई भी दिमाग में आपने इमेजिनेशन किया है कि मुझे इसके बारे में क्या करना है, कोई ना कोई मुझे इसके बारे में ढूंढना है, मुझे इन्वेंशन करना है, या मुझे मेरे दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका मुझे आंसर क्या करना है? जनरली फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही कहानी आपको? आपके दिमाग में कुछ भी चीज चल सकती है, आपने कहा नहीं यार ये पेन ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं अपन, इस बोर्ड को ऐसा नहीं, ऐसा क्यों यूज करते हैं, लाइक दैट एनीवन, कि यार ये इस डिजीज के बारे में क्या हो सकता है, लाइक आप जानना चाह रहे हैं, या एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में आया, तो आपके पास डायबिटीज की पिक्चर आई, जो भी दिमाग में पिक्चर आई, क्लियर। तो जो भी दिमाग में आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम, और जिसका आंसर जो है आप जनरली क्या करना चाह रहे हैं? फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वही आपकी क्या है भैया? रिसर्च प्रॉब्लम है। समझ में आ रही? रिसर्च प्रॉब्लम और एक होता है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं, क्लियर। प्रॉब्लम एक ब्रॉड एस्पेक्ट का वर्ड है, रिसर्च प्रॉब्लम याद रहे, थोड़ा समझना बस है ना। क्वेश्चन इसमें से कहां से निकल करके आएगा मैं भी बताऊंगा आपको, क्लियर। एक क्वेश्चन उन्होंने कल ग्रुप में भी डाला था, अगर किसी ने सॉल्व किया हो या नहीं किया हो तो देख लेना, कि रिसर्च जो है प्रॉब्लम एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, और हम ब्रॉड एस्पेक्ट को क्या करते हैं? जनरली नेरो डाउन करते हुए चलते हैं, नेरो डाउन करते हुए चलते हैं, और हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो क्या चीज है वो मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। ये तो मैंने बता दिया आपको ब्रॉड एस्पेक्ट पे है, जनरली हम थिंक कर रहे हैं, क्लियर। मैंने कहा था आपको सपोज रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में आपने सोचा कि मुझे नॉलेज एसेस करना है, क्लियर। फिर आपने थोड़ी देर बाद टाइम सोचा कि बहुत सारी डिजीजेज हैं, तो हम क्या करते हैं? सीओपीडी के बारे में सोच लेते हैं। फिर आपने क्या सोचा कि यार सीओपीडी है, तो सीओपीडी तो क्या है भैया? उसके अंदर ब्रोंकाइटिस भी आता है, एम्फाइसीमा भी आता है, तो हम क्या करते हैं? चलो ब्रोंकाइटिस पे स्टडी कर लेते हैं। फिर आपने सोचा है कि मैं जनरल पॉपुलेशन पे स्टडी करूं, कितनी सारी पॉपुलेशन है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सोचते हैं हम नर्सिंग स्टूडेंट पे करते हैं। फिर आपने सोचा कि नर्सिंग में जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, हम किस पे करते हैं? चलो बीएससी पे करके देखते हैं। फिर आपने सोचा कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट पे तो यार अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, फोर्थ ईयर भी है, तो आपने क्या सोचा? फिर धीरे धीरे कि हम क्या करते हैं? थर्ड ईयर स्टूडेंट पे करके देखते हैं। समझ में आई? फिर आपने कहा थर्ड ईयर के स्टूडेंट तो यार यहाँ पे तो 50 कॉलेज है, हम सब कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, तो आपने क्या किया? 2 या 4 या 5 सेलेक्टेड कॉलेज आपने क्या कर दिया? उसको डिलिमिटेड कर दिया। इट मींस प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ी थी, आपने जस्ट थिंक किया और धीरे धीरे आप उसको डिलिमिटेड करते हुए चले गए। रेस्ट्रिक्शंस आपने, उसकी बाउंड्रीज आपने क्या कर दिया? कुछ उसके अंदर जनरली सेट कर दिए। समझ में आई कहानी? और उसको जनरली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रूप दे देते हैं। कहानी समझ में आ रही? इससे प्रॉब्लम क्या चीज है? बस सिंपल सा लिखा हुआ है, देख ले आप उसको। प्रॉब्लम क्या होती है? जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में, माइंड में अराइज हो रहा है और जिसका आंसर जनरली यू वांट टू फाइंड आउट, उस आंसर को आप खोजना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है भैया। मोस्ट चैलेंजिंग फेज है, क्लियर। बस ये आपको और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैं एक एक फैक्टर्स को आपसे डील करूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स है, जनरली रिसर्चर का नॉलेज है, स्किल्स है, इसको डिटेल में एक एक फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा, क्लियर। डेफिनेशन है, पढ़ लेना इसको आप, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, कि प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। पर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या चीज है। यस, फर्स्ट स्टेप आपने देख ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, क्लियर। फर्स्ट स्टेप है आपकी, लेकिन याद रखें मैंने आपको कहा था, आपको मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे, अगर आपको क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, क्लियर। ऑप्शन में दिया गया है डेटा कलेक्शन, ऑप्शन बी एनालाइजिंग द डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन डी रिसर्च अप्रोच और डिजाइन। What is the
फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज ऑप्शन ए collecting the data, option B analyzing the data, option C review of literature, option D research approach और design। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम थी, वो नहीं है ऑप्शन में, तो फिर क्या आ गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ऑप्शंस क्या है थोड़ा बहुत उस पर डिपेंड करता है। आप थोड़ा नहीं क्वेश्चन गलत है भैया, छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रही कहानी? इसलिए थोड़ा से क्वेश्चंस का आंसर आपके ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन बहुत सारे एक साथ कराऊंगा, इसलिए तब आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है, मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। क्लियर? जनरली मैंने आपको बता दिया एक ब्रॉड एरिया है सेलेक्ट करने के लिए, और धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, डिलिमिटेट करते हुए चलते हैं, मतलब आपको नेरो डाउन जनरली करते हुए चलते हैं। डिलिमिटेशन वही है आपकी जो आपने प्री सेट आपकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वो आपने रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा दिए हैं, वो आपने लगा दिए रेस्ट्रिक्शंस, समझ में आ गई, वो है क्लियर। और आप दूसरी स्टडीज के अंदर उसकी कमियां, दैट इज शॉर्टकमिंग्स, और उसके रेस्ट्रिक्शंस ढूंढ रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, या उसकी शॉर्टकमिंग्स वर्ड को याद रखना जनरली, क्लियर। तो वो क्या है आपके भैया, लिमिटेशंस है। मैं बता चुका हूं, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप गलत करेंगे, है ना? हाँ वो क्लियर होगा, तभी मुझे पता है एक्चुअली, क्योंकि वो, लेकिन वो क्या कि जब तक आप विषय को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं ना, तो क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाएंगे आप, इसलिए मैं साथ साथ नहीं ले रहा हूं। अगर नेक्स्ट बैच को पढ़ाएंगे कभी तो उनको हम जनरली लेंगे, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है भैया, एक एक करके देख लें फटाफट, क्विक क्विक। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मतलब आपको आइडिया जो आ रहे हैं प्रॉब्लम के, ठीक है, वो कहां कहां से आपको आ सकते हैं, उसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, एक एक को डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्च, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, कंज्यूमर फीडबैक, बताऊंगा इन सब के बारे में डिटेल में किस किस है। दीज आर द सोर्सेज, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में भैया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, क्लियर। एक्सेप्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, और कौन सा इसमें से है उससे भी आ सकता है, क्लियर। जरूरी नहीं कि मैंने जो नाम लिखवाए हैं उसी नाम से है, कुछ और घुमाकर भी दे सकता है, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये सब्जेक्ट नींद का है लेकिन जागना आपको है। सोशल इश्यू, हाँ ये क्लियर है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूजन्स, फोकलर्स, एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशंस, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट, एक एक को बात करता हूं मैं, दैट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्लियर। और लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस। पहला, मैं सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम आपने दिमाग में भी बता दिया क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। लेकिन ये आपको आइडियाज जो है वो कहां से आता है, बैठे बैठे तो आपको आइडिया आएगा नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा, क्लियर। सपोज पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कुछ भी आप देख रहे हैं, क्लियर, उससे आप हर डे टू डे बहुत सारी चीजें एडवांसमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, डे टू डे आप बहुत सारे चैलेंजेस को भी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे देखते हैं कभी भी मोबाइल चलाते हैं, यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये सेटिंग समझ में नहीं आ रही, तो डे बाय डे हम चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम बहुत सारी चीज क्या करते हैं, सीखते हैं। सपोज आपने देखा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप देखें, अ रिसर्चर ऑब्जर्व द डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाय द वाइफ्स, जो भी वाइफ्स है वो डोमेस्टिक वायलेंस से सफर कर रही है, ऑफ द एल्कोहलिक हस्बैंड से। एक रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी एल्कोहलिक हस्बैंड्स है, क्या वो उनकी जो वाइफ्स है जनरली वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से क्या कर रही है, सफर कर। डोमेस्टिक वायलेंस समझ गए, प्रताड़ना समझ गए, क्लियर। तो अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि यार वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये तो अल्कोहल कंज्यूमर वाले हैं, तो बहुत सारे तरीके, कोई आपको दिमाग में आया यार कि डोमेस्टिक वायलेंस और क्या हो सकता है, ये स्टडी आप एक प्रॉब्लम देखी आपके हिसाब से, तो आपको लगा यार डोगरी के केसेस भी बहुत सारे हैं, डोगरी की वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे और भी कोई आपके दिमाग में जनरली क्या हो सकता है, थॉट्स आ सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, पर आप कंसेप्ट समझ जाएं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से जनरली आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया, कोई भी एक प्रॉब्लम देखी, उससे आपने नई प्रॉब्लम क्या कर ली भैया, आइडेंटिफाई कर ली। एक सिंपल कहानी है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक। सी दिस एक्सपीरियंस में प्रोवाइड आइडियाज टू आइडेंटिफाई द सेवरल रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने एक एग्जांपल लिया लाइक इन डोगरी, है ना, डोगरी की वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आप ये ऑलरेडी अल्कोहल कंजप्शन वाले जो हस्बैंड है उनका डोमेस्टिक वायलेंस पर रिसर्च स्टडी हो चुकी है, तो आप डोगरी पे कर लो, अगर आपके दिमाग में एक थॉट आया तो, क्लियर। जनरली ऐसा इस पे ऐसा क्वेश्चन मिलता नहीं है, क्लियर, लेकिन आपको सोर्स पता होना चाहिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस से है, ठीक है, मैंने यहीं से मैंने डाला था। क्लियर? प्रैक्टिकल में आप जब क्लिनिकल फील्ड के अंदर या प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल मेरा भी दिया था एक पहले, अगर आपको याद हो तो, है ना। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, इफ यू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, इसे मैंने वर्ड यूज किया है, इफ यू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग। और आपको लगा कि नहीं मेरा काम है गोली दवाई इंजेक्शन देकर के निकल जाना, तो कोई भी कर सकता है, फिर समझ में आ गई ना। तो आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को आप लोगों से किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड यूर वर्किंग एंड यूर वर्किंग स्टाइल। समझ में आ गई आपको। एक आदमी वो भी है जो इंजेक्शन लगा करके दवाई दे करके निकल जाता है, अपने ड्यूटी आवर कंप्लीट करके चला जाता है। क्लियर? तो इसलिए नर्सिंग में 3,000 कमाने वाला आदमी भी है, 3 लाख कमाने वाला भी है, 30 लाख कमाने वाला भी आदमी है। तो इट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी। क्लियर? आपको किस क्वालिटी को चूज करना है, ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लिखा, बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का वर्ड मीनिंग समझ रहे हैं आप जब भी प्रैक्टिकल में, क्लिनिकल फील्ड में या प्रैक्टिकली के जहां पर भी आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है, एज ए रिसर्चर है, एज ए क्लिनिकल में है, जहां भी आप अपने एरिया में जो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, क्लियर, वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सोल्व करने के ट्राई कर सकते हैं और उन पर रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है आप यहाँ पे देखें, क्लियर, थोड़ा जाग लो भैया। क्लियर? लाइक ए नर्स फाइंड्स दैट unrestricted visiting hours in surgical wards reduce the analgesic demand among the post-operative patient. As a nurse, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं और you observe that, आपने देखा होगा कि यार अपन कहते हैं ना कि यार जब कोई बीमार हो तो हम हॉस्पिटल में उनसे मिलने जाते हैं, पेशेंट से, है ना, क्या जरूरत है, हर चीज का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है ना, जो पहले से सेट कर दिया। तो नर्स, जो नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग पर्सनल है जो वहां वर्क कर रहा है, शी और ही ऑब्जर्व दैट कि अगर आपने जो विजिटिंग आवर्स हैं उनको आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, जैसे आईसीयूज में होता है। तो यार मैंने देखा, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो एडमिट थी आईसीयूज के अंदर, तो वार्ड में थी तो बिल्कुल हैप्पी एपीसी थी, थोड़ा सा क्रिटिकल हल्की से आईसीयू में ले गए तो वो वैसे घबरा गया आदमी। उनको लगता है कि यार मैं अकेला हूं यहाँ पे, गाउन वाउन पहना दिया, मास्क लगा दिया, क्या होगा, है ना, पास में मरीज कोई किसी की डेथ हो रही है, अगर साथ में आईसीयू बेड है, तो वो एक साइकोलॉजिकल भी एक इंपैक्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कोविड के अंदर ऐसे पेशेंट की ज्यादा डेथ हुई जो हॉस्पिटल गए, है ना, जिनका जो स्कोर है, ठीक है ना, कोविड स्कोर किसी का 5, 6, 7, 8, 9 भी था ऐसे, ठीक है, किसी 11, 12 भी था, वो भी सर्वाइव कर गए जो घर पर थे ऐसे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का भी बड़ा रोल था, है ना। अब वो बहुत सारे बेड लगे हुए थे, यहां देखा ये डेड बॉडी निकली, इधर देखा ये डेड बॉडी, वो आदमी घबरा गया पहले से ही। लगता है ना यार, ऐसे अपन भी होते हैं, है ना। अरे भैया जब अपने को पता चला कि कोविड आ गया तो अपन भी सब्जी को पहले तो ठेले को दूर रखे थे, नहीं सुबह खाएंगे यार, है, डर सबको लगता है ना, था ना। पहले अच्छा तो उसको धो करके उबाल के पानी पी रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे थे, कुछ भी चीज लेकर के आए, तो डर सबको लगता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल दिया कि आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आपने आपके एरिया में, चाहे वार्ड या जहां पर भी है, उसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यू जस्ट थिंक कि अगर आप पे जो जनरली विजिटिंग आवर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं वार्ड में, कि आपको 1 घंटा ही मिलना है, 4 बजे से 5 बजे का टाइम है, 5 से 6 का टाइम है, इतना ही मिलना है, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर उन जो रेस्ट्रिक्टेड आवर्स है, अगर उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए और विजिटर्स को अगर आप अलाउ कर दें, तो जो पेशेंट है उनको एनाल्जेसिक की डिमांड क्या हो जाती है, जनरली कम हो सकती है। क्लियर? अभी उन्होंने जस्ट थिंक किया है, अभी रिसर्च का विषय है, समझ गए। अब आप रिसर्च कर रहे हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि एक एरिया जहां पर आपने रेस्ट्रिक्टेड किया विजिटिंग आवर्स और एक एरिया जहां पे आपने अनरेस्ट्रिक्टेड किया, दोनों का डेटा निकल करके आएगा, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि एनाल्जेसिक की जरूरत किसको पड़ती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव में सबको जरूरत रहती है। समझ में आ रही है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डाइवर्जनल थेरेपी लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ डाइवर्जनल थेरेपी। समझ में आ रही है कहानी, है ना भैया, थोड़ी थोड़ी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने बात करी, पर्सनली डे टू डे लाइफ में जो भी आपको चीज थिंक होती है, आप उसके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैं भैया जो बता रहा हूं, ये सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि प्रॉब्लम जिसमें हम स्टडी करते हैं, आपके दिमाग में कहां से आइडिया आएगा, ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है।
क्लियर? ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। समझ में आई कहानी? एक और कहानी, ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने स्टडी की थी इसके ऊपर, मुझे दिमाग में मैंने उसका एग्जांपल लिख दिया। क्लियर? कि देखें कि ए नर्स ऑब्जर्व, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे लिए क्लिनिकल में, आप काम करते हैं बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम क्या उस दिशा में कभी जाते नहीं है, कौन करेगा रिसर्च यार, है ना? ए नर्स ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशन ऑफ आइस का एप्लीकेशन, ठीक है, इन द साइट ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस समझे, जहां पर भी भैया आइटिस वर्ड लग जाए, दैट इज इन्फ्लेमेशन, ठीक है, लोकल इन्फेक्शन है एक तरह से, उसके रेडनेस 5 साइन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आइटिस लग जाए भैया, दैट इज अ इन्फ्लेमेशन। फ्लेबाइटिस मतलब वेसल्स का, वेन का जनरल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं फ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस थ्रोम्बस की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भैया कि आपको पेशेंट को, किसी को आईवी फ्लूइड लग रहा है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एक होता है 2 वर्ड, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक होता है वही फ्लेबाइटिस का इनफिल्ट्रेशन, 2 वर्ड आते हैं भैया, इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आ सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में थ्रोम्बस इज द कॉज ऑफ द फ्लेबाइटिस, दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इतनी सी कहानी है, ज्यादा कहानी नर्सिंग में है नहीं। क्लियर? तो इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस के अंदर थोड़ा डिफरेंस याद रखा, जहां पर भी वार्मथ मिल जाए, वार्मथ वर्ड, इट मींस वो क्या है भैया, इन्फ्लेमेशन फ्लेबाइटिस है। जहां पे कूलनेस मिल जाए, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। इतना सा याद रखना भैया, और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मुझे यह समझाना है, ये भी बात करेंगे कभी, ठीक है ना। एंड नर्स ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशन ऑफ आइस इन द साइड ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया किसी पेशेंट्स के ऊपर कि जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जहां पर हुआ है, वो वहां पर आइस अप्लाई कर रहे थे, क्लियर, तो उन्होंने देखा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या हो गया भैया, रिड्यूस हो गया। क्लियर? हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया कि किसी ने हॉट एप्लीकेशन किया है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पे, तो उसका क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो गया। तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन इन द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, व्हिच वन इज द गुड। एक स्टडी किया हुआ है, नेट पे मिलेगी, शायद स्टूडेंट ने किया है, नाम नहीं लूंगा। क्लियर? हमारे स्टूडेंट ने भी स्टडी की थी हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के ऊपर। क्लियर? तो आपके दिमाग में मैंने इसका एग्जांपल डाला कि यू हैव जनरेटेड द आइडियाज। समझ में आई कहानी? मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे, कहानी क्या चल रही, समझ में आ रही है? पहला पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था भैया, है ना, बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। देन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लिटरेचर्स, ठीक है, एक वर्ड मैं बाद में यूज करूंगा, दैट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू वर्ड बोलते हैं। क्या होता है मैं बताऊंगा, रिसर्च का ही पार्ट होता है, बहुत टिपिकल चीज है, मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू होता है। जनरली क्या करते हैं अपन, जो प्रीवियस जितनी भी रिसर्च हुई है, प्रीवियस रिसर्च या जो भी आइडियाज पब्लिश हुए हैं, हम उनको क्या करते हैं, क्रिटिकली क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, क्रिटिकली रिव्यू करते हैं। मैंने आपको अभी एक वर्ड यूज किया था, लिमिटेशंस, ठीक है, क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रीवियस जो भी स्टडीज है, जो भी चीजें, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स है, उसकी कमियां है जनरली, वो दैट इज लिमिटेशंस। तो आप जब प्रीवियस स्टडीज को पढ़ते हैं, वो क्रिटिकली आप अप्रेज करते हैं, क्या उसमें क्या क्या, उसको डिटेल में जब पढ़ते हैं, तो यू हैव फाइंड आउट कि उसके अंदर जनरली क्या कमियां थी और मुझे आगे क्या मैं उसमें और रिसर्च स्टडी कर सकता हूं। समझ में आई कहानी? प्रीवियस स्टडीज में को आप क्रिटिकली रिव्यू करके आप नई स्टडीज को जनरली क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी सी कहानी है भैया। क्लियर? एक एग्जांपल दिया है क्या मैंने, बोल लिया, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दिया मैंने, ए नर्स रीड्स एन आर्टिकल, प्रीवियस कोई आर्टिकल पढ़ा है किसी स्टाफ ने, क्लियर, ऑन द प्रिविलेंस ऑफ द पिन साइट इन्फेक्शन। प्रिविलेंस रेट मैंने बताया था आपको, प्रिविलेंस रेट एग्जिस्टिंग केसेस और न्यू केसेस सबको मिलाते हैं, दैट इज प्रिविलेंस रेट निकल के आता है कितना अवेलेबल है। मैं वहां पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में आपसे बताया था, प्रिविलेंस रेट। क्लियर? तो एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें लिखा है कि पिन साइट इन्फेक्शन, पिन का मतलब यहां पे जनरली मैं एक्सटर्नल फिक्सेशन की बात कर रहा हूं। जब कोई फ्रैक्चर आपने देखा होगा, ट्रैक्शन वर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है, या कभी बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, पीछे से अपन बाहर से रोड लगाते हैं ना, कोई स्क्रू लगाते हैं, आपने देखा होगा, क्लियर, ठीक है। तो वहां पे जनरली वो पिन की साइट है, आपने ऑब्जर्व किया है, जहां पे आपने इंसर्शन किया है, वहां पे कहीं इंफेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो आपने एक आर्टिकल देखा है कि प्रिविलेंस रेट निकालनी है कि पिन साइट ऑफ इंफेक्शन अमंग द पेशेंट विद द एक्सटर्नल फिक्सेटर। While reading this article, he or she learned that there is lack of the consensus about the pin site care. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको,
ये एग्जांपल थोड़ा आपको टिपिकल लगा, सिंपल एग्जांपल देता हूं चलो, ठीक है। आपने देखा कि प्रिविलेंस रेट क्या होती है समझ में आई? एग्जिस्टिंग केस कितने हैं और न्यू केस कितने हैं, वो प्रिविलेंस रेट है। केवल न्यू केसेस होता है वो इंसिडेंस हो जाता है, क्लियर? पॉइंट प्रिविलेंस, पीरियड प्रिविलेंस, बहुत सारी कहानी है, कम्युनिटी का पार्ट है, क्लियर? तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन जो है, आईसीयू पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन जो है, ठीक है, उसकी प्रिविलेंस रेट क्या है? समझ रहे कहानी मेरी? प्रिविलेंस रेट समझ में आ गई? मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, पता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होता है, ठीक है? कितने आवर के बाद होता है? 40, ठीक है, 40 आप एडमिट हुए हैं, उसके 48 आवर्स के बाद अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कम्स अंडर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, याद रहे। ये भी एक क्वेश्चन बता दिया मैंने भैया, ठीक है, बड़ा रिसर्च रहा हूं पर बीच बीच में आ जाता है एग्जाम्पल से, क्लियर? तो आपने कहा कि प्रिविलेंस रेट निकालनी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, क्लियर? जो आईसीयू में पेशेंट है या वार्ड में पेशेंट है, तो आपने देखा कि सपोज टोटल पेशेंट तो एडमिट हुए थे आपके 100, ठीक है, और 100 एडमिट हुए और 30 आपकी प्रिविलेंस रेट आ गई, ठीक है, मतलब 30% हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो आपने देखा बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या गया किया कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ केयर में कमी है, इस वजह से तो इतना इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपने जैसे जो हॉस्पिटल में किसी ने काम किया हो तो जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लियर? सपोज आपके पेशेंट कितने लोगों को फॉलीज कैथेटर लगा हुआ है, क्लियर? तो आपको यूटीआई हो रहा है, पेशेंट्स को यूटीआई हो रहा है, आपके पास 10 पेशेंट है, 10 में से 4 को यूटीआई हो रहा है आपके वार्ड में, इट मींस कहीं ना कहीं कैथेटर केयर में कमी है। समझ में आ रही मेरी कहानी? तो प्रिविलेंस रेट से आपको यह आइडिया लगता है कि भैया इस चीज में कहीं कहीं कमी है और आपको कोई को स्टडी करने की उसके अंदर जनरली नीड है, सेम टॉपिक पे नहीं पर उसके अलग आउटकम पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो वन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, आप जनरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट अलग था लेकिन आपने एक नया सोर्स वहां से जनरली क्या कर लिया, ढूंढ लिया, ठीक है। अब आप किस पे स्टडी करेंगे कि कैथेटर केयर पे स्टडी करेंगे या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे स्टडी करेंगे। समझ में आई कहानी? मैं बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ये लिख देना बात, ठीक है। सेम इसी के रिगार्डिंग है, दैट इज अ प्रीवियस रिसर्च, जो भी हर एक रिसर्च एक नई प्रॉब्लम को जनरेट करके जाती है। एक वर्ड बोला मैंने अभी, हर एक रिसर्च जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वो एक नई प्रॉब्लम को ओरिजिनेट करके जाती है। आपने भी स्टडी किया कि आप नॉलेज, आप इफेक्टिवनेस देख रहे हैं आपके लेसन प्लान की, ठीक है, नॉलेज असेस कर रहे हैं किसके ऊपर, ब्रोंकाइटिस के ऊपर और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर। आपने स्टडी कर दी, जो भी रिजल्ट आएगा आप लिख देंगे। जो पढ़ने वाला क्या कहेगा कि यार नहीं नहीं इन्होंने ब्रोंकाइटिस पे की है, हम चलो सीओपीडी पे करते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, एम्फाइसीमा भी हो जाएगा। इन्होंने थर्ड ईयर पे की है, हम ऑल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट पे करते हैं। इन्होंने एक कॉलेज के सैंपल लिए, हम बहुत सारे कॉलेज के सैंपल लेते हैं। हमने भोपाल पे किया, हम पूरे एमपी पे करेंगे। तो हर एक रिसर्च प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम को जनरली जनरेट करके जाती है एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा करके। समझ में आ रही कहानी? क्लियर? तो वही कहानी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्लियर? अब मैंने वर्ड को हाईलाइट कर दिया क्योंकि अब बहुत सारे उसमें बच्चे कंफ्यूज थे, है ना। शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रीवियस रिसर्च, शॉर्ट कमिंग समझ रहे हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट कमिंग्स? दैट इज द कमियां, प्रीवियस रिसर्च के अंदर क्या कमियां थी, आप अपनी नई स्टडी कर रहे हैं, उन कमियों को क्या कर रहे हैं, दूर करके कर रहे हैं। समझ में आ रही कहानी भैया? ठीक है, थोड़ा जागो, थोड़ा समझ ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है इनमें से, ठीक है। आप कितना पढ़े हैं वो क्वेश्चंस में मुझे पता चलेगा। एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मैंने आपको जब रिसर्च पढ़ा रहा था मैंने आपको बेसिक और अप्लाइड बताई थी। मैंने कहा था बेसिक रिसर्च के अंदर जनरली आइदर आप जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है आइदर उनको टेस्ट कर सकते हैं और आइदर न्यू थ्योरीज क्या कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, बहुत सारी थ्योरीज तो आपने अडेप्टेशन पढ़ी होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर कोई जागा हुआ हो उस क्लास में, मैंने कहा था कि पार्टिसिपेटरी एक कल्चर जो है, पार्टिसिपेटरी मैंने वर्ड यूज किया था कि आप मैनेजमेंट के अंदर एज ए पार्टिसिपेशन है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अगर जागा होगा तो याद होगा, नहीं तो क्वेश्चन में भी इसी तरीके का हाल होगा, ठीक है ना। कि एज ए कि अगर आप एज ए पार्टिसिपेटरी कल्चर इन द सेंस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, क्लियर, और आपको एज ए उसमें पार्टिसिपेटरी रोल मिले। एक तो आप एम्प्लॉय, आप अपना काम करके निकल गए, लेकिन आपको एज ए पार्टिसिपेशन में आपको एज ए मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है, स्टाफ टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंजेक्शन टाइम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप मैनेजमेंट का जनरली
तो आप जब पार्टिसिपेशन हो गया आपका मैनेजमेंट के अंदर, तो ऐसा देखा गया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेटरी कल्चर है वहां पर जनरली क्या है भैया कि वर्किंग का जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय का वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। तो एक थ्योरी डेवलप कर दी। अब आइदर आप उसको टेस्ट करेंगे, आप दो ग्रुप लेंगे, आधे लोग जो क्या है जिनको पार्टिसिपेशन दिया आपने, आधों को नहीं दिया, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपकी थ्योरी क्या हो गई, प्रूव हो गई भैया कि थ्योरी आपने क्या कर दी, टेस्ट कर ली। समझ में आई? तो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको आप टेस्ट भी कर सकते हैं और न्यू थ्योरी भी क्या कर सकते हैं, आप जनरली डेवलप कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ये सब आपके नोट्स का पार्ट है ना? मेरे समझाने का पार्ट नहीं। नेक्स्ट चीज ये लिख देना, बाद में फोटो खींच के दे देना। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ध्यान से समझ ले। ये मैं बाद में फोटो एक साथ देना, एक साथ खींच देना, फोटो खींच देना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा देर सर्कुलेट मत करना, बड़ी मेहनत की है ना? क्लियर? एक वर्ड यूज कर, देखो भैया ध्यान से थोड़ा सा जागो प्लीज प्लीज, है ना? पहला मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की थी, समझ में आया था। सेकंड मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की थी, समझ में आया था। थर्ड मैंने क्रिटिकल अप्रेजल की बात की थी, प्रीवियस, ठीक है, और उससे से रिलेटेड क्या है, प्रीवियस रिसर्च की मैंने आपसे बात की, वहां से आइडिया लेते हैं। चार ही बात की अभी तक। एग्जिस्टिंग थ्योरीज की बात कर ली थी मैंने, ठीक है, उनको टेस्ट भी कर सकते हैं और उससे आइडिया लेके न्यू थ्योरी आप डेवलप भी कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। एक और बड़ा सोर्स लगाया है। अब जब आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, स्पेशली मैं क्लिनिकल फील्ड की बात करूं, ठीक है ना, स्कोप बहुत सारे हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए क्लिनिकल, एज ए रिसर्चर, लाइक आप जब क्लिनिकल फील्ड में बात रहते हैं तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, अगर किसी ने काम किया है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आप एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं, है ना? आइदर आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने बना रखा है उसको फिल करवाते हैं, आइदर उससे आप लिखवाते हैं कि क्या चीज में कमी रही। क्लियर? तो जो वो कंज्यूमर है, आपने जो आपकी नर्सिंग केयर सर्विसेज दी है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है और उससे उसका उपभोग किया है, दैट्स कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर का जो फीडबैक होता है उससे भी आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और उस पर जो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उन पर रिसर्च स्टडी आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, मैंने लिखा है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट आफ्टर टेक 5 days बीडी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। 5 days बीडी का मतलब समझते हैं, बाइस इन डे, ट्वाइस इन डे, दिन में 2 बार। ये भी आते हैं भैया एब्रीवेशंस बहुत आते हैं भैया, है ना? वन लाइन में क्वेश्चन अगर ऐसा पैटर्न आया तो आ सकता है पीआरएन क्या है भैया, एसओएस क्या है, बीडी क्या है, क्यूआईडी क्या है, टीडीएस क्या है ना? ये आते हैं भैया। एचएस क्या है ना? बहुत सारे आते हैं, क्लियर? तो मैं जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं भैया, प्लीज कि आपने पेशेंट जो है जिसको 5 दिन का एंटीबायोटिक लगा था, किसी भी कारण से एडमिट हुआ था, ठीक है, उसका फीडबैक लिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो पेशेंट वर्बलाइज, मतलब पेशेंट ने आपको वर्बलाइज किया, कहा आपको कि दैट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल में रहा और वंडरफुल एक्सपीरियंस था उसका, एक्सेप्ट पेन और डिस्कंफर्ट व्हाइल रिमूवल ऑफ डायनाप्लास्ट या इलास्टिक एडेसिव टेप। आपने एक पेशेंट आया था आपके पास हॉस्पिटल के अंदर, वो किसके लिए आया था? 5 दिन के उसको सुबह शाम एंटीबायोटिक लगने थे, बुखार उखार था और आपके हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया, ठीक है? आपने सुबह शाम एंटीबायोटिक लगाया उसको, आपने कैनुला लगा रखा था उसके अंदर, कैनुला में आपने इधर 100 ml एनएस में या 10 ml में, 5 ml में आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया। समझ में आई कहानी? ठीक है। अब वो डिस्चार्ज होने गया तो फीडबैक फॉर्म अपन ने फिल करवाया, ठीक है, तो उसने कहा यार बाकी सब तो बढ़िया था, क्लियर, लेकिन जब ये इसको कैनुला को जब हटाया ना तब बहुत दर्द हुआ यार, ठीक है। तो ऐसे 2-4 पेशेंट का आपने फीडबैक लिया और उन्होंने कहा कि यार ये जो इसको इलास्टिक टेप बोलते हैं, इलास्टिक एडेसिव टेप, ब्रैकेट में मेंशन किया है, डायनाप्लास्ट, देखा ब्राउन कलर का आता है जनरली, है ना? तो उसको रिमूव किया तो होता। तो मैंने 2-5 पेशेंट से फीडबैक लिया तो आपको फिर एक स्टडी करने का विचार किया, यार क्या डायनाप्लास्ट की जगह पर कोई दूसरी चीज यूज कर सकते हैं क्या? तो आपने एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली कि माइक्रोपोर अप्लाई करें कि डायनाप्लास्ट अप्लाई करें, ठीक है, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आपने एक स्टडी कर दी। तो आधे पेशेंट को आपने माइक्रोपोर लगा दिया, आधे को डायनाप्लास्ट लगा दिया। जब दोनों को निकाला तो पूछ लिया भैया 10 में से कितने नंबर देंगे, इनसे भी पूछ लिया 10 में से कितने नंबर देंगे,
इन्होंने कहा दर्द कम हुआ, 4 नंबर दिए, इन्होंने 8 नंबर दिए। ऐसे बहुत सारा डेटा निकल कर गया, आपने उसको एवेल्युएट कर दिया, फिर आपने देख लिया नहीं भैया माइक्रोपोर हैविंग द लेस पेन कंपैरेटिवली विद द डायनाप्लास्ट। क्लियर? फिर या फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई एंटीबायोटिक लगाना है 5 दिन के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा यार सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाते हैं ना तो वो जलता बहुत है, ठीक है। तो सपोज आप 5 ml में डाइल्यूट करके लगा रहे थे, तो आप मैं उसको 10 ml में कर दूं। अगर 10 ml में लगा रहे थे तो 20 ml में कर दूं, तो आधों को 10 ml में लगा दिया, आधों को 20 में लगा दिया, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। कहानी इतनी सी है, और इसको रिसर्च कहते हैं अपन, है ना, और इसी को कब से पढ़े जा रहे हैं, है ना, ठीक है। कहानी इतनी सी है, समझ में आ रही है कहानी क्या? तो दैट इज अ कंज्यूमर फीडबैक, जो आपकी सुविधाओं का उपभोग कर रहा है उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को, आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक रिसर्च का सोर्स होता है ये जनरली, जिसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये सब आपके नोट्स का पार्ट है। एक सिंपल सी कहानी है, एक बिना किसी चीज के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज कहीं पर भी, ठीक है। आज हम पहले एग्जांपल देते हैं, अपन पहले मार्कर बोर्ड से पढ़ा रहे थे, ठीक है, फिर पीपीटी से पढ़ाने लगे, फिर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने लगे, तो हमारी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, जनरली क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ द रिसर्च कि विच वन इज द इफेक्टिव, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई हमारे पास कि दोनों में से कौन सा इफेक्टिव है। यही से जनरेट होती है प्रॉब्लम, उसी पे हम रिसर्च करते हैं, कोई आगे से उठ करके नहीं आती है, किसी भी टॉपिक से कर सकते हैं अपन। क्लियर है भैया? सोशल इश्यूज, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज है जिन पे भी बहुत सारे स्टिग्मा लाइक है ना। लाइक एग्जांपल दिया है मैंने भैया, कोई एचआईवी एड्स के पेशेंट्स है, वो भी एक बड़ा सोशल, एक पॉलिटिकल इश्यूज भी है जनरली। क्लियर? फीमेल फेटिसाइड है ना, कन्या भ्रूण हत्या, क्लियर, फीमेल फेटिसाइड, ठीक है ना, सेक्सुअल हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर। अभी तो इनइक्वलिटी है, वैसे 80-20 है, फीमेल को तो, है ना, तो फीमेल के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये, है ना। मेल के लिए तो एक एम्स में तो है, और तो कितने एम्स है, मेन वैकेंसी तो एम्स की आ रही है ना। तो इनजस्टिस तो है ही मेल के साथ, है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। का आर्मी मेल नहीं जाते, फीमेल जाती है आर्मी में। अब स्टार्ट किया मेल को, भाई फीमेल ही जाती है, हाँ भाई आर्मी में फीमेल ही जाती है, मेल को तो प्रायोरिटी कमी है, वैसे कोई बात नहीं, इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट। तो ये कुछ सोशल इश्यूज है जो आपकी सोसाइटी में आपको दिखते हैं, तो इससे पार्ट ऑफ द रिसर्च, इनसे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। बस शांत शांत, तो ये खत्म कर दिया करो कहानी को, है ना। ठीक है, एक वर्ड और यूज किया मैंने, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, वर्ड कहीं सुना होगा आपने, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यार बहुत बातें करते हैं आप लोग, है ना। अब उसका मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो आदमी अपनी परिस्थितियों से नहीं सीख सकता, परिस्थितियों से मोटिवेट नहीं हो सकता, वो किसी से नहीं हो सकता, है ना। अब वो सबके पास अपनी सिचुएशंस है ना, क्योंकि ये कोई सेकेंड या फर्स्ट क्लासेस नहीं है ना। अगर वहां होती तो किसी की आवाज नहीं आती, या आपको पढ़ना है, आप कंफर्ट अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मिसयूज ना हो। और क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है तो डिस्कशन का ज्यादा विषय है, मेरा समझाने का काम है, डिस्कशन का रहता है। पर क्या जब डिस्कस करते हैं तो आप आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, है ना। थोड़ा मुझसे डिस्कशन करें, आपस में ना करें, मुझसे डिस्कशन करें, क्योंकि अभी मेरा साइकेट्री आएगा तो वो भी क्या डिस्कशन का ही विषय है, कुछ कुछ चीजें समझाने लायक है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कोई इटियोलॉजी तो है नहीं। अगर मैं डिजीज पढ़ाऊंगा आपको तो क्या इटियोलॉजी है उससे, कुछ नहीं, है ना। ब्रेन को तो अपन 1% ही जान पाए, 99% तो जाना ही नहीं है अपन ने उसको, है ना। ये सेरिब्रम, सेरिबेलम और क्या क्या पार्ट है उसके अंदर, कहां सेंटर्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेट होता है, उतना ही जान पाते हैं, है ना, ज्यादा कुछ जान नहीं पाते। तो इटियोलॉजी जो है वो मैं समझा नहीं पाऊंगा उसमें, तो कहानी वहां भी ऐसी रहेगी। कोई बात नहीं, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहा था आपसे। ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड जो है कि जनरली सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी टॉपिक पे है। सब आप भी रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग भी रखते हैं, आप 2-5 लोग जब खाना खा रहे हैं, लंच पे बैठे हैं, चाय पे बैठते ही हैं, हमें गपशप लड़ाते हैं जनरली, क्लियर। लेकिन जो सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, जब 2-4-5 लोगों का ग्रुप होता है, चाहे वो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, क्लियर, तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स। वो किसी न किसी, जैसे हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, हम कभी भी सब खाना खाते थे तो एक आध क्वेश्चन मुझे याद आते हैं, यार ये वेन जो है ना, इसका कलर ब्लू कैसे होता
आज हम मुझे एक दो क्वेश्चन याद आए, हम डिस्कस करते थे बहुत। फिर एक आता था भाई मैंने ये पढ़ा है इसके बारे में ऐसा होता है, कोई दूसरा आता है यार मैंने इसको देखा कि नहीं नहीं इसका स्पेक्ट्रम का रोल होता है इसके अंदर, तो है ना। क्योंकि जब हम कट करते हैं कभी ब्लू कलर की देखी क्या मैंने? नहीं देखी ना, नहीं देखी आपने, कोई बात नहीं, नहीं होती ब्लू कलर की, है ना। तो मैंने ऐसा, हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमें ऐसे थॉट्स आते थे, हम डिस्कस करते थे क्योंकि सब लोग हम हॉस्टल में रहते थे तो सब खाना खाते थे उस टाइम, तो ऐसी चीजों डिस्कशन करते हैं। तो अपना अपना विषय है, आप क्या डिस्कस करते हैं, दूसरे लोग क्या डिस्कस करते हैं? नहीं नहीं, जैसे आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं वहां डिस्कशन कर रहे हैं, उसके क्लास में डिस्कस करें तो निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये समझ लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जब सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोग, ठीक है, 2, 5, 10 लोग बैठ करके किसी टॉपिक के ऊपर, किसी इश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और वहां से कुछ नए आइडिया जनरेट होते हैं, तो दिस इज वन आल्सो द सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इतना सा है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीन्स आप समझ लें कि सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोग गैदर होकर के और किसी टॉपिक पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहां से एक नई सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है, जनरेट होती है। दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लियर है भैया? डिटेल में मैं देख लेना आप, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इंट्यूजन, जब मैं कल क्लास आया था मॉर्निंग में, जब मैंने आपको कहा था कि अपन जब नॉर्सेट के एग्जाम को डिस्कस करे थे, मैंने कहा था आपको कि 2020 के एक तो परसेंटाइल ही था भैया ना, उसमें मैंने प्री वाले में मैंने वो उसको वो खोला, मैंने लिखा भी परसेंटाइल ही था, है ना, तो मैंने उस पर फोकस किया नहीं था, है ना, क्योंकि मैंने क्या 10 मिनट में वो कॉपी पेस्ट ही किया था एडवर्टाइजमेंट से, इसलिए मैंने कहा उसमें गलती नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे में एक इंट्यूजेंस आ रहा है कि मैं भी यार ऐसा हो सकता है कि 80 मिनट्स का होगा और 80 मिनट्स में वो सबमिट होगा, उससे पहले सपोज किसी ने क्वेश्चन किया कि सपोज सर क्या 80 मिनट्स से पहले क्या वो हम उसको सबमिट कर सकते हैं क्या, है ना। अगर हमने कर लिया, हम होशियार है, हमने तो पहले कर दिया उसको 15 मिनट के अंदर, तो हम क्या उसको सबमिट करके नेक्स्ट पे चले जाए तो उसका टाइम हमें नेक्स्ट में मिल जाएगा क्या, ऐसे, ठीक है। लेकिन उसका कहीं क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है अभी तक, है ना। तो मॉक टेस्ट आएगा तो पता चल सकता है, अगर मॉक नहीं आया तो सीधा एग्जाम में ही पता चलेगा, क्लियर। लेकिन हमें इंट्यूजेंस है इस तरीके से कि भैया वो 18 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको पूरा यूटिलाइज करना है और 18 मिनट जब कंप्लीट होगा तभी आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा सकेंगे। दैट इज इंट्यूजेंस, है ना। तो हाँ, अजम्पशन भी इंट्यूजेंस होते हैं। अजम्पशन में भी हम क्या करते हैं, इंट्यूजेंस से आप आइडिया करते हैं कि यार मैं भी ऐसा हो सकता है, बट वो साइंटिफिकली जनरली प्रूव नहीं होता है। रिवाइज नहीं कर सकते, यही तो बड़ी चीज है इसकी, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे भाई। पहले हम मार्क फॉर रिव्यू कर देते थे और मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद हम देख सकते थे किसी भी टाइम पे। ये बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लो, है ना। हो सकता है कहीं 80-20 भी हट जाए तो ठीक है भैया। इंट्यूजन का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। इज आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। आपने एजम्पशन की बात की थी, इसलिए लिख दिया, इट इज एबिलिटी टू एक्वायर द नॉलेज विदाउट प्रूफ और एविडेंस, ठीक है ना, उसी का पार्ट है भैया। फॉकलर्स, ये एक ऑल्सो है पार्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स है। हम रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक से डीरेल मत होना भैया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भैया कि कुछ कॉमन बिलीफ्स होते हैं, कुछ कॉमन बिलीफ्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली वी आर फॉलोइंग। बहुत सारे कल्चरल या कोई बिलीफ्स ऐसे हैं, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं भैया उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्लियर। वो राइट है या रॉन्ग है वो एक रिसर्च का विषय है, वो एक राइट है या एक एग्जांपल दिया बेसिक में स्टडी से। बाकी तो बहुत सारे मैंने आपको जैसे कचरा निकालने का बताया था, रात में कचरा नहीं निकालते हैं, एक बिलीफ है कि आप भैया घर की लक्ष्मी जाती है, तो आपने 20 घर को इवेल्युएट कर दिया, 20 घर इधर, 20 आधे ने रात को कचरा निकाला, आधे ने रात को नहीं निकाला, किसकी लक्ष्मी गई नहीं देख लेना आप, समझ गया आप, है। तो ये एक बिलीफ्स है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये भी आगे नहीं जाना, कुछ अनहोनी हो जाएगी, लाइक। तो एक मैं बिलीफ की बात कर रहा हूं, मुझे सुन ले, एक बिलीफ की बात कर रहा हूं कि सपोज अपन कहते हैं, तो अपन एजुकेशन की बात करें, स्टडी की बात करूंगा, है कि आप जनरली क्या करते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले नहीं पढ़ना, दिमाग में स्ट्रेस होगा, भूल जाते हैं अपन, है ना। कहते हैं क्या कि आप जनरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो जस्ट बिफोर द एग्जाम, है ना, 1-2 घंटे पहले बुक रख दो, बिल्कुल बैठ के बातचीत करेंगे, चाय वाय पियेंगे और आप किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, होता है। दैट इज अ बिलीफ वी हैव ऑलरेडी सेट इन माइंड कि जस्ट बिफोर द एग्जाम अपने को स्टडी नहीं करनी है, दिमाग में टेंशन आता है और आता हुआ भूल जाते हैं अपन,
ऐसा होता है क्या? तो अब ये क्या है भैया, ये रिसर्च का विषय है कि आइदर आपको एग्जाम से पहले स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दैट इज अ बिलीफ। क्लियर? तो आपको ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, देन यू कैन गेट सम आइडिया फॉर सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड कहानी? ठीक है, देख ले इसको। मैं लिखा, इस एग्जाम को लिखा भी है। इट इज बिलीव्ड दैट स्टडिंग जस्ट बिफोर द टेस्ट या बिफोर द एग्जाम डिक्रीज द स्कोर। जस्ट वी थिंक, नहीं नहीं यार पहले पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं और हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और हम टेंशन हो जाती है। तो वी बिलीव वी शुड नॉट स्टडी जस्ट बिफोर द टेस्ट टू रिलैक्स आवर माइंड। कहानी क्लियर है? ठीक है। सो दैट में स्टार मार्क करके लिखा है, सो द रिसर्चर कैन कंडक्ट द स्टडी ऑन वेदर वन या इंडिविजुअल शुड स्टडी बिफोर द टेस्ट और नॉट। रिसर्च का विषय है। क्लियर? तो ऐसे कुछ बहुत सारे बिलीफ्स हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया झाड़ू का, ये का, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो भी एग्जाम कॉमन बिलीफ्स है आप उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द आइडिया। क्लियर? एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशन। फील्ड सिचुएशन इट मींस आप फील्ड के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, सपोज आप किसी सोसाइटीज के अंदर वर्क करते हैं, किसी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सारे सोर्स मिल सकते हैं, उनको कल्चर को जानने के बारे में मिल सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको जनरली सोर्स यू कैन आइडेंटिफाई। एग्जांपल लिया मैंने, व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड अ रिसर्चर ऑब्जर्व्ड ए स्पेसिफिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। उनके रिचुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, तो वहां से जनरली आपको सोर्स मिलता है। जनरली इस टाइप की स्टडीज हम क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए एक सोर्स है, जिसमें हम कल्चर को जानते हैं। मैंने बताया था आपको, उनको अपन इथनोग्राफिक स्टडीज कहते हैं भैया ना। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इन पांचों में से डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस आता है, वो मैं सीधा उनका मीनिंग बता दूंगा, बस उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वालिटेटिव स्टडीज के अंदर। क्लियर? नाम से क्लियर है? कंसल्टेंट्स विद द एक्सपर्ट्स। क्लियर? जो भी उस एरिया का एक्सपर्ट है, कोई जूलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई जियोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, भूगोल का, उनका एरिया के बारे में, तो जो जिस पर आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो उसका एक्सपर्ट से आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कुछ कुछ और आइडियाज आपको दे सकता है। क्लियर? ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। These all are the source of the problem। मुझे लगता है ज्यादा कोई डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की थी, समझ में आ गई थी भैया? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है आप उससे ले सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मैंने आपसे बात की थी भैया, समझ में आ गया? ठीक है। थर्ड क्या बात की थी मैंने? लिटरेचर, प्रीवियस क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर करते हैं या प्रीवियस रिसर्च, दोनों लगभग कहानी सेम ही थी। प्रीवियस स्टडी से आप आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या था भैया? एग्जिस्टिंग थ्योरी, इधर क्या कर सकते हैं आप, उनको टेस्ट कर सकते हैं या न्यू थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर फीडबैक, जो भी कंज्यूमर यूज कर रहा है उसके फीडबैक से आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और सोशल इश्यूज है। आपको समझ में आ गया? कोई किसी में कोई इश्यू नहीं है? ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। पोस्ट के वापस चालू कर दे रहे, बड़ा भी हो जाएगा।